हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दखल अंदाजी। बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ससुराल में अपनी पाक कला का प्रदर्शन करने की, दिन भर रसोई में खटने की। सुबह हल्का फुल्का झटपट बनने वाला नाश्ता ही बनाया कर, जैसे पोहा, ब्रेड बटर, कॉर्नफ्लेक्स। अपने ससुर और विनय जी का टिफ़िन भी दुकान पर ही भेज दिया कर, क्योंकि घर के जेंट्स लोग दोपहर में खाना खाने घर आएँ तो बहुत काम बढ़ जाता है। सब खाना दोबारा गर्म करो, परोसो। एक दो चीज़ें और भी फरमाइश पर बनानी पड़ जाती हैं। इससे अच्छा तो दुकान के स्टाफ के हाथों टिफ़िन भेज दिया कर, फिर सारा दिन फ्री। ऐसा करती हूँ, तेरे कमरे के लिए टीवी भिजवा देती हूँ। मस्त अपनी पसंद का प्रोग्राम देखते देखते आराम करना। मंजू ने अपनी नवविवाहिता बेटी शिखा से कहा। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। सुबह सुबह गरम नाश्ता बनाओ, फिर पूरे खाने की तैयारी करो। दाल चावल रोटी सब्जी सब चाहिए होता है। किचन समेटते समेटते दोपहर के 3 बज जाते हैं। शिखा ने कहा। तो तू दोपहर के खाने में सिर्फ सब्जी रोटी ही बनाया कर, वहीं टिफ़िन में दे दिया कर, मंजू ने कहा। शिखा ने माँ की हाँ में हाँ मिला फ़ोन रख दिया। ये तुम बेटी को क्या गलत पाठ पढ़ा रही थी। उसे अपने ससुराल के हिसाब से रहने दो। उसके ससुराल वालों की इतने सालों की दिनचर्या खान पान में यूँ बदलाव करना सही नहीं है। तुम्हें तो शिखा को ससुराल के रहन सहन के हिसाब से ढलने को कहना चाहिए। उसके ससुराल में दखल अंदाजी करना सही नहीं है। प्रमोद जी ने अपनी पत्नी मंजू से कहा। शिखा बेटा, तुम पराठे के लिए आटा लगा दो, मैं उसमें भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर देती हूँ और एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ। शिखा की सास ममता जी ने कहा। पर माँ, लंच में तो पूरा खाना बनने वाला है, तो पराठे बनाने की क्या ज़रूरत है। मैं झटपट दूध कॉर्नफ्लेक्स बना देती हूँ। मैं कल ही मार्केट से कॉर्नफ्लेक्स लेकर आई हूँ, शिखा ने कहा। पर बेटा, तुम्हारे ससुर जी और विनय को हैवी ब्रेकफास्ट करने की आदत है। ये कॉर्नफ्लेक्स से उनका कुछ नहीं होगा, ममता जी ने कहा। आदत बदली भी तो जा सकती है, शिखा ने जवाब दिया और 2 बाउल में कॉर्नफ्लेक्स बनाकर ले आई। चलिए पापा जी, नाश्ता तैयार है, शिखा ने अपने ससुर जी से कहा। ये क्या, दूध कॉर्नफ्लेक्स, पराठे कहाँ हैं। विशाल जी ने कहा। ओह पापा जी, आज पराठे नहीं बनाए, रोज रोज हैवी ब्रेकफास्ट मुझसे नहीं बन पाएगा, शिखा ने कहा। ये लीजिए जीरा अजवाइन के गरम गरम पराठे। ममता जी गरम गरम पराठे बनाकर ले आईं। हाँ भाई, पराठे खाए बगैर दिन नहीं बनता, विशाल जी ने कहा। शिखा की पोस्ट ग्रेजुएशन होते ही उसकी मम्मी उसके लिए अच्छे वर की तलाश में लग गईं। उनकी ममेरी बहन ने विनय का रिश्ता सुझाया। विनय के पिता का साड़ियों का बड़ा सा शोरूम था। विनय दुकान संभालने में पिता की मदद करता था। इकलौता लड़का था, तो दुकान तो आगे उसे ही संभालनी थी। एक ही मुलाकात में शिखा और विनय ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। घर की साफ सफाई से लेकर बाकी सारे काम के लिए काम वाली आती थी। बस खाना बनाने का काम घर की महिलाओं का था। उस पर भी उनकी मदद के लिए सहायिका रेखा थी, जो उनके निर्देश पर रसोई के काम किया करती थी। ससुराल में विनय माता पिता का इकलौता बेटा था। एक बड़ी बहन थी, जिसकी शादी हुए 5 साल हो चुके थे। वो पास के शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। शादी के अगले ही दिन शिखा की मम्मी का फ़ोन आता है। बेटा, कैसी हो तुम, वहाँ सब कुछ ठीक है ना। दामाद जी तुमको कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं। उनसे कहना घूमने के लिए विदेश में किसी अच्छी जगह का चुनाव करें, मंजू ने बेटी से कहा। मम्मी, विनय जी ने सिंगापुर मलेशिया की टिकट करवाई है, शिखा ने कहा। लगता है दामाद जी भी तेरे पापा की तरह कंजूस प्रवृत्ति के हैं। अरे आजकल तो सब हाई सोसाइटी के न्यूली कपल स्विट्जरलैंड या यूरोप की ट्रिप पर जाते हैं। तू दामाद जी पर दबाव डाल कि तुझे स्विट्जरलैंड ही जाना है, या तू कहे तो हम ही तुम्हारी टिकट करवा दें, मंजू जी ने कहा। शिखा ने इस बारे में विनय से बात की। देखो शिखा, सिंगापुर मलेशिया भी अच्छी जगह है। अभी शादियों का सीजन है, दुकान में बहुत ग्राहकी है, हमें 4-5 दिन में वापस आना होगा।
मैं वादा करता हूँ जैसे ही अनुकूल समय मिलेगा हम स्विट्जरलैंड भी जरूर जाएंगे, विनय ने शिखा से प्यार से कहा। पर मंजू जी अपने दामाद की बात से संतुष्ट नहीं हुई। मंजू जी अपनी बेटी की नई नई गृहस्थी में दखलंदाजी करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अपने स्वभाव अनुसार पहुंच गई वो बेटी के ससुराल स्विट्जरलैंड की टिकट के साथ। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, हम आपका ये तोहफा स्वीकार नहीं कर सकते। हम यूरोप ट्रिप पर भी जाएंगे, लेकिन अपने समय से और अपने पैसों से, विनय ने हाथ जोड़ते हुए मंजू जी से कहा। मंजू जी बेटी दामाद के बीच मनमुटाव करवा कर वापस आ जाती हैं, लेकिन शिखा के पिता प्रमोद जी को अपने दामाद की खुददारी पर गर्व होता है। अगर कभी शिखा और उसकी सास के बीच में कोई बात हो जाती तो शिखा अपनी माँ को बता देती और फिर उसकी माँ सास को फ़ोन कर देती। बात बात पर अपने दामाद को फ़ोन कर अपनी बेटी की ज़रूरतों की सिफारिश करती। जब बात बर्दाश्त के बाहर चली गई तब पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होने लगे। शिखा भी बात बात पर मायके जाने की धमकी दे देती। इन सब बातों में शिखा की माँ उसकी सहायता किया करती। कुछ दिनों बाद मंजू जी ने अपनी बेटी दामाद के लिए बड़ा सा टीवी ऑर्डर किया। टीवी देखते ही विनय का पारा चढ़ गया। उसने सीधे मंजू जी को फ़ोन लगाया। मम्मी जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने शिखा के जन्मदिन पर उसे उपहार देने के लिए एक टीवी हमारे कमरे के लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया है। आप बेवजह अपनी बेटी की चिंता ना करें। इतने से भी मंजू जी का मन नहीं भरा। वो अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर बार बार शिखा को मायके बुला लेती। बेटा, जैसे मायके में रहती हो वैसे ही ससुराल में रहना, बिल्कुल बिंदास। किसी की रोक टोक बर्दाश्त मत करना। ननद को ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। ननद बाहर से भी अपने हाथ में मायके की कमान लेकर बैठी रहती हैं और पति पत्नी में झगड़े करवाती हैं। मंजू जी ने कहा। अरे मंजू, कुछ तो शर्म करो। झगड़े तो तुम लगवा रही हो अपनी बेटी दामाद के बीच। उसे अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने दो। बेवजह की दखलंदाजी करना छोड़ दो। शिखा के पापा प्रमोद जी ने कहा। आपको तो बेटी का साथ देना ही नहीं आता। मंजू जी अपने पति पर बरसने लगी। अब तो शिखा अपनी माँ की बताई हर राह पर चलने लगी। अपनी माँ के कहने पर ससुराल के हर सदस्य की दिनचर्या में बदलाव करने लगी। शिखा हमें बताए बिना अपनी माँ के कहने पर हमारी खानदानी चीज़ बेच दी। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। अब हमारा खाना पीना उठना बैठना सब तुम्हारी माँ के इशारे पर चलेगा क्या? अगर तुम्हें ससुराल में रहते हुए भी हर काम अपनी माँ के हिसाब से करना है तो ऐसा करो, तुम अपनी माँ के पास ही चली जाओ। जैसे वो चाहें वैसे ही कठपुतली की तरह नचाना, विनय ने गुस्से में कहा। शिखा भी पैर पटकते हुए गुस्से में अपना बैग लेकर अपने मायके चली गई। शिखा मायके आकर भी उदास रहने लगी। अरे तू चिंता मत कर, नाक रगड़ते आएंगे तेरे ससुराल वाले तुझे लेने। अभी से इतनी कमज़ोर मत पड़, मंजू जी ने शिखा से कहा। इस बीच शिखा की सास ने मंजू जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मंजू जी ने उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। विनय का फ़ोन उठाने से भी शिखा को मना कर दिया। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। शिखा पति के वियोग में बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। उसने सबसे मिलना जुलना भी छोड़ दिया। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला शिखा डिप्रेशन की शिकार हो गई है। पिता से उसका दुख देखा नहीं जा रहा था। मंजू, तुम्हारी दखलंदाजी से हमारी बेटी का घर बिखर गया। क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। तुम्हारी उल्टी सीधी सलाहों के कारण वो अपने ससुराल की ना हो सकी। हमारा बेटा अनिकेत अभी छोटा है, पर कल को तो उसकी पत्नी आएगी। उसकी माँ भी तुम्हारी तरह अपनी बेटी को हमारे खिलाफ भड़काएगी, हमारी जीवन शैली में दखल अंदाजी करेगी, घर में कलह करवाएगी। तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें बेटी की फिक्र नहीं है, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से बेटी का घर बिखर गया। अब जाओ, बेटी को उसके ससुराल लेकर जाओ। बेकार की दखल अंदाजी करना छोड़ दो। अपनी बेटी का घर बसने दो, प्रमोद जी ने कहा। तभी डोरबेल बजती है। शिखा ने दरवाज़ा खोला। सामने उसके सास ससुर और पति। विनय को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिखा, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था कि तुम ससुराल को छोड़कर मायके में खुश नहीं हो, पर अपनी माँ के कहने पर चल रही हो।
हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारे बगैर घर और मेरा जीवन सूना है। विनय ने कहा। शिखा झट से अपना बैग लेकर आ गई। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने बेवजह अपनी बेटी की गृहस्थी में दखल दिया, पति पत्नी के रिश्ते में दरार पैदा कर दी, मेरी हंसती खेलती बेटी के जीवन में कड़वाहट भर दी। मैं वादा करती हूँ, अब मैं अपनी बेटी को उसके ढंग से जीवन जीने दूंगी। अब ना मैं खुद परेशान होऊंगी, ना बेटी को परेशान करूंगी। अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो ही बेटी के जीवन में हस्तक्षेप करूंगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।